जो है, या जो दक्कन का पठार है, या जो पूर्वी हिमालय है, साथ ही जो आपका द्वीपीय क्षेत्र है, इन सब की विशेषता हमने देखी थी जैव विविधता के आधार। आज हम भारत में पाए जाने वाले जीवों को देखेंगे कि कौन से जो जीव हैं वो कहाँ पाए जाते हैं। मोस्टली सबसे जो महत्वपूर्ण है वो आपके कौन से होते हैं, स्तनधारी जो जीव होते हैं, उसमें होते हैं कशेरुकी और एक अकशेरुकी, यानी कि एक जिनके रीढ़ पाए जाते हैं और एक ऐसे जिनके रीढ़ नहीं पाए जाते हैं। और जो रीढ़ में मतलब रीढ़ युक्त जीव है, इनकी संख्या बहुत कम होती है धरती पर, लेकिन ये बाकी सभी जो जीव हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और जो रीढ़ वाले जीव हैं उसमें आपके जैसे कि डॉल्फिन है, हाथी है, और इसके अलावा जो भी आपके चौपाया जानवर होते हैं भी आते हैं, मनुष्य है, और मनुष्य के सारे में सबसे महत्वपूर्ण, यानी कि सभी जीवों में रीढ़ वाले जीव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उन रीढ़ वालों में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो कौन है, इंसान है। और जो मनुष्य है इसका जो मानसिक संरचना है ये सबसे ज़्यादा जटिल है। जटिल का मतलब कि काफ़ी ब्रॉड है और काफ़ी उलझा हुआ, या कहिए कि उसको समझ पाना या उसका अध्ययन कर पाना मुश्किल है, या कहिए कि अभी तक संभव नहीं हो पाया है कि मनुष्य के जो टोटल मस्तिष्क है उसका अध्ययन किया जा सके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये परिवर्तन होते हैं। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे कि जो हमारा मस्तिष्क है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, इसमें बहुत सारा ज्ञान का भंडार है, लेकिन हम अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उसमें से आपने सुना होगा एक जो नाम है, बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट थे, हाँ, उन्होंने जो है 1% भी अपने दिमाग का यूज नहीं किया था। उन्होंने इतनी ज़्यादा बेहतरीन ज्ञान जो है वो दुनिया को दिया, तो उनकी अपेक्षा तो हम लोग बहुत कम है। इसका मतलब कि 100% का उपयोग शायद ही कभी कोई कर पाए, और अगर हम 2-4% भी कर ले तो शायद ब्रह्मांड के स्वामी बन जाएंगे। अभी तो 1% भी हमने धरती पर पूरा कब्जा कर लिया, वाटर क्षेत्र भी हमारे अंडर में है, और बाकी अन्य ग्रहों पर भी हम कब्जा करने के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम थोड़े से और ज़्यादा सोचने लगे या और ज़्यादा यूज कर लेंगे तो शायद जितना पूरा ब्रह्मांड है उस सब पर हमारा अधिकार हो जाएगा। तो ये है खास बातें कि जितने भी जीव हैं उसमें जो रीढ़ वाले जीवों में जो मनुष्य है ये सबसे ज़्यादा जो है योग्य है, या सबसे ज़्यादा जो क्वालिटीज़ हैं इसी के पास पाया जाता है। रीज़न क्या है कि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो स्नायु संरचना है ये सबसे जटिल है अन्य जीवों की अपेक्षा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो जीव है इसमें आपके जो भारत है यानी कि जो देश है इसमें जो जीव है पाए जाते हैं तरह के, और इनमें भी संकट का कहीं की बादल मंडरा रहे, बहुत सारे जो जीव हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। और इसको संरक्षण देने का काम कौन करता है, या कौन है जो सूचियां बनाता है कि कौन सा जीव कौन से श्रेणी में आएगा। IUCN मुख्यालय कहाँ है इसका, हाँ, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। ज्यादातर जो मुख्यालय है वो आपको कहाँ मिलेंगे, स्विट्जरलैंड में ही मिलेंगे। कहीं कुछ जो है जिनेवा में है तो कुछ ग्लैंड्स में है, कुछ इस तरह से अलग अलग जगह पे। तो ये इम्पोर्टेंट है। IUCN जो है ये बना कब था, 1948, हाँ 1948 में ये बना था, और ये मुख्यालय इसका स्विट्जरलैंड में है। क्या काम करता है ये, विश्व के जितने भी जीव जंतु हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतुओं के साथ वनस्पतियों को भी जो विलुप्त हो रहे हैं उनको संरक्षण देता है। जैसे आपने नाम सुना होगा एक यूनेस्को, ये भी संरक्षण देने का कार्य करते हैं ना, यानी कि विश्व के जितने भी आपके प्राकृतिक, सांस्कृतिक और मिश्रित धरोहर है उनको संरक्षण देने का काम आपका यूनेस्को करता है। और वैसे ही IUCN जो है ये जितने भी आपके जीव जंतु और वनस्पतियां हैं जो विलुप्त हो रहे हैं इनको संरक्षण देने का काम करता है कि जो वनस्पतियां हैं, जो जीव है, ये कहीं धरती से विलुप्त ना हो जाए मानव या किसी गतिविधि की वजह से। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। और ये जो सूची बनाता है, कितनी सूची बनाता है IUCN, यानी कि इनको जैसे अलग अलग नाम, अति संकटग्रस्त, कम संकटग्रस्त, नियर संकटग्रस्त, विलुप्त प्राय, सुभेद, इस तरह से कितनी सूचियां बनाते हैं। अभी तो 4-5 तो मैंने आपको बता दिया, नहीं, इनकी 9 सूचियां होती हैं। जैसे किताब में बहुत सारे अध्याय होते हैं ना, और हर अध्याय में कुछ अलग अलग बातें, अलग अलग टॉपिक होता है। ऐसे IUCN जो है ये डाटा रखता है, और उसमें जान लीजिए कि 9 अध्याय है, या कहिए कि 9 सूची है, और ये अलग अलग कैटेगरी की सूची होती है। एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि कितनी सूचियां हैं, IAS में आ चुका है क्वेश्चन। तो ये 9 सूची है। आपके भारत में भी जैव विविधता को या वन्य संरक्षण अधिनियम के तहत सूचियां बनाई गई है जिसमें जीवों को संरक्षण दिया जाता है। इसमें कितनी सूचियां हैं,
अगर 9 को उलट देंगे तो कौन सी संख्या बनेगी? 6। तो बिल्कुल याद रखिएगा 9 उनका है और 6 हमारा। 9 को उलट देंगे तो 6 हो जाएगा। तो 6 जो है अनुसूचियाँ हमारे इंडियंस जो बनाई गई है जीवों को संरक्षित करने के लिए, इसके अंतर्गत है। तो ये दोनों चीजें याद रहें। तो चलिए इसी में आगे बढ़ेंगे IUCN के द्वारा, और इसमें हम कशेरुकी जीव में देखेंगे तो जो स्थल पर सबसे बड़ा जीव है वो कौन सा है? हाथी। और जल में सबसे बड़ा जीव कौन सा है? व्हेल कैसा जीव है? एक स्तनधारी जीव, या धरती का सबसे बड़ा जो स्तनधारी जीव है वो व्हेल है। लेकिन स्थल की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? हाथी हो जाएगा। एक जीव आपका होता है बहुत विचित्र जीव है, वो जब बच्चों को जन्म देता है तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं होते, यानी कि उनका जो शारीरिक मानसिक या जो भी विकास है वो डेवलप पूरी तरह से नहीं होता। तो वो जन्म देने के बाद वापस उसे अपनी पेट की थैली में रखते हैं जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते, दौड़ने नहीं लगते या खाना वगैरह भोजन वगैरह नहीं लेने योग्य हो जाते, तब तक वो उसे अपने पॉकेट में रख करके चलते हैं। ये बहुत ही विचित्र है। और ये कहाँ का राष्ट्रीय पशु है? ऑस्ट्रेलिया। बहुत अच्छा है ये पशु, कंगारू जिसको कहते हैं। तो आपके जो हाथी है इसकी कुछ खास विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए कि जो हाथियों का झुंड होता है उसका नेतृत्व कौन करता है? नर या मादा? यस, महिलाएं करती हैं। हाथियों के जो झुंड का नेतृत्व है वो मादा करती है, महिलाएं करती हैं। और एक और भी है, मधुमक्खियाँ। इनकी भी जो रानी होती है वो कौन होती है? मतलब यानी कि मादा। इसमें राजा नहीं होते, सिर्फ रानी होती है पूरे साम्राज्य का, और उसकी सेवा के लिए आया होते हैं, नौकर होते हैं, सैनिक होते हैं जो सुरक्षा करते हैं, और बाकी शहद लाने वाले होते हैं, उनके बच्चों का देखभाल करने वाले होते हैं। एक कॉलोनी होती है जिसमें एक रानी होती है जिसको क्वीन कहते हैं। ऐसे आपकी हाथी भी है, हाथियों के झुंड का नेतृत्व मादा करती है। और इनका जो आप देखेंगे कि बच्चे देने का उम्र है ज़्यादातर या साधारणतः 40 वर्ष की एज तक जो हाथियाँ हैं वो बच्चों को पैदा करती है या उनको पैदा करने की क्षमता होती है। तो ये इम्पोर्टेंट तथ्य है हाथी के बारे में। और साथ ही जो हाथी है इनकी संख्या इस समय इंडिया में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है? अगर अभ्यारण्य की बात करें तो आप एरिया कह सकते हैं, लेकिन ओवरऑल किस राज्य में इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? कर्नाटक में। और शेरों की संख्या सबसे ज़्यादा? आपने बाघ रिपोर्ट नहीं देखा? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो कहीं है ही नहीं, तो गैस मत मारिए। बिल्कुल कर्नाटक में ही सबसे ज़्यादा है 526, और वहाँ से 2 ही कम मात्र 524। कहाँ पे है? के बाद दूसरे को 524 जो है कर्नाटक में हो गया, 36 यहाँ पे। चलिए ठीक है, उसको देख लीजिएगा, याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो MP और कर्नाटक ये फर्स्ट सेकंड में है, याद रखेंगे। थर्ड पे आपका उत्तराखंड है, फोर्थ पे महाराष्ट्र है। ठीक है, तो बाघ रिपोर्ट भी देखिएगा। और हाथी में आपका कर्नाटक सबसे पहले स्थान पे है, असम दूसरे स्थान पर, तीसरे पे है केरल। तो ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या हाथियों की कहाँ है, क्योंकि आपका ये क्या है, विरासत पशु माना जाता है जो हाथी है। तो ये जो हाथी है इनकी खास बातें जानिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं हाथियों के बारे में। इन्हें मधुमक्खी की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं होती, इसीलिए हाँ ये गलियारा का मतलब समझते हैं? गलियारा क्या होता है? सकला क्षेत्र उनके लिए जमीन के अंदर से बनाया जाता है एक रास्ता। जमीन के अंदर से? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गलियारा का मतलब क्या होता है कि मतलब एक ऐसा पतला सकरा स्थान जो 2 बड़े स्थानों को जोड़ने का काम करता है। जैसे गलियारा बीच में ना बाहर जो है आंगन है और अंदर का बड़ा पार्ट है, उसको जोड़ने का काम हाथी गलियारा, इसलिए कि इन्हीं क्षेत्रों में हाथी ज्यादा पाए जाते हैं और उस एरिया को संरक्षित करने के लिए, एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए उसको गलियारा नाम दिया गया है कि इन क्षेत्रों में हाथी ज्यादा हैं और इनको संरक्षित करने के लिए जो एरिया है उसको संरक्षित किया जाना चाहिए, इसी को कहा गया हाथी गलियारा। ठीक है,
तो जिन इलाके में इनकी बहुलता ज़्यादा है उसमें सुरक्षा के लिए इस तरह के काम किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, इन्हें मधुमक्खियों की आवाज़ बिल्कुल नहीं पसंद या इससे दूर भागते हैं, तो इसलिए वहाँ के जो रेलवे ट्रैक्स हैं उसके आसपास ऐसे साउंड लगाए जाते हैं जिनसे मधुमक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आए, जिसको सुन करके जो हाथी हैं वो रेलवे ट्रैक से दूर रहते हैं, अन्यथा वो क्या रेलवे ट्रैक पे आ जाते थे और वो जो है उनकी मृत्यु हो जाती थी। तो इम्पोर्टेंट तथ्य इसको याद रखेंगे। इसके अलावा जो डॉल्फिन है इसकी भी बात करें, ये भी क्या है, एक स्तनधारी या कशेरुकी जीव है, स्वच्छ पानी में रहता है। ये चंबल नदी में, गंगा नदी में, असम के ब्रह्मपुत्रा नदी में, इन नदियों में पाए जाते हैं। और साथ ही ये मैंने आपको बताया था कि अंधे होते हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता। ये भी क्या करते हैं, पराश्रव्य जो ध्वनियाँ होती हैं जैसे कि चमगादड़ निकालते हैं, ये भी निकालते हैं और उसी ध्वनि को ये रीड करते हैं और उसी के हिसाब से अपना शिकार करते हैं या अपना जीवन यापन करते हैं। इन्हें दिखाई नहीं देता है, जो भी आपके डॉल्फिन होते हैं। हाँ, सूंघने की, देखिए जो भी व्यक्ति आप देखेंगे अगर कोई गूंगा है तो वो बहरा भी होता है, लेकिन वो क्या करता है, उसके अंदर सूंघने की या देखने की क्षमता या समझने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अगर किसी का एक चीज़ गड़बड़ है तो उसका दूसरा जो ज्ञानेंद्रिय होगा वो बहुत तेज होता है, ठीक है। तो जैसे जो अंधे लोग होते हैं उनकी स्पर्श करने की क्षमता बहुत तेज होती है, वो स्पर्श करके हर चीज़ को बता सकते हैं या स्मेल करके वो बता लेते हैं, तो उनकी दूसरी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, सुनने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ऐसे ही अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो सुनने की क्षमता या अपनी चीज़ों को रीड करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपने ये नाम सुना होगा घड़ियाल। घड़ियाल और मगरमच्छ में क्या कोई अंतर होता है? क्या हाँ, जो घड़ियाल होते हैं उनका जो मुख होता है वो लंबा सा पतला सा होता है, और जो मगरमच्छ होते हैं उनका मुख चौड़ा सा और मतलब फटा तो दोनों का रहता है, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दांत होते हैं, लेकिन जिसका मुख बहुत पतला हो वो आपका घड़ियाल है और जिसका मुख थोड़ा चौड़ा हो वो आपका मगरमच्छ है। तो ये जो घड़ियाल और मगरमच्छ हैं इनकी भी जो उपलब्धता है ये गंगा में, चंबल में, खास करके चंबल में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि स्तनधारी जीव में तीनों तरह के होते हैं, मतलब दो तरह के भी होते हैं, कुछ जो बच्चे देते हैं और कुछ जो है अंडे देते हैं। तो जो बच्चे देते हैं वो भी और जो अंडे देते हैं वो भी, यानी कि अंडे से बच्चा निकलेगा उसके बाद जो है बाकी चीज़ों का सेवन करेगा, तो दोनों होती है। और भोजन के मैटर में तो जो स्तनधारी है ये शाकाहारी भी होते हैं, जैसे हाथी क्या है, शाकाहारी है। मांसाहारी भी होते हैं जैसे कि आप देखेंगे सिंह वगैरह, और कुछ होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं जैसे कि मनुष्य। तो ये तीनों तरह के भोजन भी ग्रहण करते हैं। और मोस्टली क्या होते हैं, समतापी। मोस्टली मैंने कहा, हमेशा नहीं, क्योंकि अपवाद हर चीज़ का होता है। ये मोस्टली क्या होंगे, समतापी होंगे। इसीलिए आप देखेंगे ध्रुव से लेकर के ये भूमध्य रेखा तक इनकी उपस्थिति हर जगह है। ध्रुव पर जो आपके पोलर बियर्स होते हैं, यानी कि भालू होते हैं, ध्रुवीय भालू, वो भी क्या है, स्तनधारी है या कशेरुकी है। आपके जीरो के आसपास भी जो है पाए जाते हैं वो भी क्या है, कशेरुकी, यानी कि पूरी धरती पर इनकी उपलब्धता होगी, ये संख्या में कम होंगे, लेकिन ये पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं या ये लीड रोल में होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे जीवों में सबसे ज़्यादा जिनकी संख्या है वो कौन है, आर्थ्रोपोडा संघ के हैं, जो कि कशेरुकी में आते हैं और उसमें कीटों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और जो मोलस्क होते हैं इसमें जिनकी खोल कठोर होती है वो आते हैं, जैसे ये सारे आ जाएंगे। और इसके अलावा एनेलिडा में कौन से आते हैं, और आपके जो केचुआ वगैरह आते हैं ये एनेलिडा संघ में आते हैं। ये सब आपकी क्या है, कशेरुकी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, इसमें से कौन सा है जो एनेलिडा संघ का है या मोलस्का है या आर्थ्रोपोडा है, तो ये भी पता होना चाहिए। क्या चीज़, हाँ ये भी होता है। जैसे ऐसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा संघ देखने को मिलेगा, जब आप लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे उसमें डिटेल में। हाँ, बहुत सारे जीव हैं आपकी धरती पर, जीवों की संख्या की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं, और वो किस कैटेगरी में आएंगे, जीव विज्ञान में आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल हम पर्यावरण में पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं कि एक जो है कशेरुकी वाले हैं, यानी कि ऋण युक्त है, और एक बिना ऋण वाले हैं। ऋण वाले में कौन कौन से थोड़े महत्वपूर्ण जीव हैं जो इन्वायरमेंट में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, कि स्टोन की तरह है, और कुछ जो बिना ऋण वाले हैं उसमें एक दो प्रजातियों को हमने देखा। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना था कि जो पत्तियाँ नुकीली होती हैं, छोटे आकार की होती हैं, उनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है कि वो बहुत आसानी से जल जाती है या उनमें आग लग जाता है, जैसे कि यूकेलिप्टस, इनकी पत्तियाँ बहुत तेजी से जलती हैं, बर्न करती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इनमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है,
और वहीं आप देखेंगे जितने ज़्यादा बड़ी पत्तियाँ होंगी, चौड़ी पत्तियाँ होंगी, उनमें वो पदार्थ उतना ही कम पाया जाता है। जैसे जो लोग ज़्यादा कलर जिनका व्हाइट होता है उनमें मेलानिन कम स्रावित रहता है, जिनका कलर डार्क होता है उनमें मेलानिन अधिक होता है। ऐसे ही जो पत्तियाँ तेजी से जल जाए उनमें कौन सा पदार्थ होता है, और जो पत्तियाँ नहीं जलती उनमें उस पदार्थ की कमी पाई जाती है। या वो पत्तियाँ ज़्यादातर बड़े और चौड़े आकार की होंगी, जैसे कि आप देखेंगे जो साल सागौन होते हैं, इनकी पत्तियाँ आसानी से नहीं जलती, ये थोड़ा थोड़ा जल के बन जाती है। लेकिन आप गन्ने की पत्ती देखिए, नुकीली होती है, बहुत तेजी से जलती है। और आपकी जो यूकेलिप्टस है इसकी पत्तियाँ तो ग्रीन रहे तब भी जल जाती है। हाँ, तो ये रेजिन नामक एक पदार्थ होता है, रेजिन पाया जाता है। जितनी भी नुकीली पत्तियाँ होती हैं उसमें रेजिन, जितना ज़्यादा नुकीली होगी उतनी ज़्यादा उसमें रेजिन की मात्रा पाई जाती है। और जो चौड़ी पत्तियाँ होती हैं उनमें इसकी मात्रा नहीं पाई जाती है या बहुत कम होता है। रेजिन एक पदार्थ है। एंजाइम्स तो जो जीवधारी होते हैं, जैसे कि हाँ, देखिए उसका मतलब होता है चिपचिपा पदार्थ जो भी है, लेकिन रेजिन पदार्थ पाया जाता है जो कि आपके नुकीली पत्तियां होती हैं, ठीक है, जिससे कि वो क्या होते हैं, आग लगती है, उसमें जलने की क्षमता ज़्यादा होती है उस पदार्थ की वजह से। तो ये जो 9 सूचियां हैं आपके जो कि IUCN के द्वारा बनाई गई है, इसमें जो आपका है पहला है विलुप्त प्राय, यानी कि जो विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त प्राय में वो जीव आएंगे जो अब धरती पर नहीं है, यानी कि वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, वो क्या हो जाएंगे, विलुप्त प्राय हो जाएंगे। और मोस्टली ये भी क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों तक अगर कोई जीव अपने आवास में ना दिखे तो उसे विलुप्त मान लिया जाए। 50 वर्षों तक अगर कोई जीव अपने आवास में ना दिखे तो उसे विलुप्त मान लिया जाता है। और 50 वर्षों का स्टडी करता है IUCN किसी भी जीव के लिए कि क्या ये जीव इस दुनिया में कहीं भी जिंदा है, किसी प्राकृतिक आवास में या किसी जू में या कहीं भी। अगर उसे नहीं मिलता कहीं भी, पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे ये जीव नहीं मिलते तो उसे ये विलुप्त प्राय घोषित कर देते हैं। तो विलुप्त प्राय मतलब कि इस दुनिया में अब वो नहीं है, इस धरती पे उनका नाम निशान नहीं है। दूसरा है वन से विलुप्त, यानी कि वो अब वनों में नहीं है, अपने प्राकृतिक आवास में नहीं है, लेकिन उनको संरक्षित करने के लिए जू या जो दूसरे बनाए जाते हैं संरक्षण के जगह, वहाँ पे सरकार के द्वारा उनको संरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन वो वनों में नहीं है। तो जो दूसरी सूची है वो है वन से विलुप्त, वो वन से विलुप्त हो चुके हैं, प्राकृतिक आवास से वो खत्म हो गए हैं, लेकिन उन्हें जू वगैरह में या जो दूसरे संरक्षण वाले क्षेत्र है वहाँ रखा गया है। तीसरी जो सूची है ये है घोर संकटग्रस्त या गंभीर संकटग्रस्त। ये जो होंगे जीव, यानी कि अगर इन्हें प्राकृतिक आवास में रखा गया तो ये विलुप्त हो सकते हैं, इनके ऊपर संकट बहुत ज्यादा मंडरा रहा है। तो ऐसे में इन्हें इनकी जो प्राकृतिक आवास होता है वहां से हटा करके इनको संरक्षण दिया जाता है, इन्हें कड़ी निगरानी में या देखभाल में रखा जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी खत्म हो जाए और फिर धरती से इनकी जो प्रजाति है वो समाप्त हो जाए। जैसे इंडिया से चीते की जो प्रजाति है क्या हो गई, समाप्त हो गई है। तो हम विश्व के दूसरे कंट्रीज से चीते लाने के जो है व्यवस्था कर रहे हैं, जो कि उनको रखने के लिए वैसी अवस्था वैसी सारी चीज़ें भी देनी होंगी। तो अब भारत में चीते मंगाए जाएंगे, भारत से चीते जो है वो नहीं है, वो समाप्त हो चुके हैं, नहीं मिले। जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते थे आपके यहाँ इंडिया में चीते, वो नहीं। अब हाँ भारत में चीते लाने के लिए मतलब संरक्षित करने के लिए वो मंगाए जाते हैं विदेशों से, तो ये याद रखिए। इसके अलावा है संकटग्रस्त, यानी कि ऐसे जीव जिनके ऊपर खतरा अभी जो है आ गया है, या कहिए कि आप अगर उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो अपने प्राकृतिक आवास से समाप्त हो जाएंगे, तो ये संकटग्रस्त होंगे। यानी कि एक तो घोर संकटग्रस्त है, यानी कि जिनको बिल्कुल अब संरक्षण दिया जाना बहुत मस्त है, और एक है संकटग्रस्त, यानी कि अब उन पर खतरा मंडराना शुरू हो गया है, तो उन पर ध्यान देना चाहिए, चाहे उनके प्राकृतिक आवास में ही सही। इसके अलावा जो है ये है आपका सुभेद, जिसको कहते हैं वल्नरेबल। सुभेद मीन्स होता है ऐसे जीव जंतु या ऐसे पौधे या ऐसी वनस्पतियां जो बहुत आसानी से जिनको भेदा जा सके। जैसे सुभेद मीन्स क्या, ज्यादातर चीजों के लिए मानव जिम्मेदार है, क्योंकि आवास का विनाश करना, पॉल्यूशन करना, हर जगह औद्योगिकरण करना, नगरीकरण करना, रास्ते बनाना, ऐसी जहरीली दवाओं का, रसायनों का उपयोग करना, ये सब कौन कर रहा है, मानव ही कर रहा है। अन्यथा ये जीव विलुप्त नहीं होते, क्योंकि इसके पहले सबकी
संख्या बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे अगर गिद्ध विलुप्त हो रहे हैं तो उसकी वजह कौन है? मनुष्य है। और इस तरह से जो आपके अन्य अच्छे जीव हैं उनके विलोपन के लिए भी मनुष्य ही जिम्मेदार है। बहुत सारे आप देखेंगे फूल पत्तियां जो आपके यहाँ पहले होती थी अब वो नहीं होती, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मनुष्य, क्योंकि उनका जो अपना स्थान था वहां से उनको समाप्त कर दिया गया और वो दूसरी जगह नहीं सर्वाइव कर पाए तो क्या हो गया? समाप्त। पहले आपके तालाबों में आप देखिए कमल के आकार के जैसे एक दूसरा ही फल होता था जो देसी भाषा में उसको अपना अलग नाम दिया जाता था, वो लगभग सभी जगह पाया जाता था, लगभग सभी तालाबों में होता था और वो स्वतः उगते थे। गाँव के लोग उसके जो फल होते थे उसको भी खाते थे और उसके जड़ में भी फल होता था उसको भी खाते थे और वो बहुत खूबसूरत लगता था। सुबह तालाबों में फूल बहुत ज़्यादा खिले रहते थे। बचपन में जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो ये फ्लावर्स को तोड़ते थे खेलने के लिए, लेकिन अब वो कहीं दिखाई नहीं देते। तो ये कौन किसकी वजह से विलुप्त हो रहे हैं? इंसानों की वजह से हो रहे हैं, यानी कि इतने कम समय में ये गायब हो चुके हैं, अब ये दिखाई नहीं देते कहीं। तो इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। तो आपका जो मैं तुम्हें बात कर रही थी सुभेद, मतलब जिसको आसानी से भेदा जा सके या जो बहुत आसानी से जो प्रजातियां प्रभावित हो जाएं। जैसे आप जो है पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि वो प्रजातियां, कुछ प्रजातियां होती है जो संकेतक होती है। जैसे पोल्यूशन बढ़ा या दूसरी गतिविधि बढ़ी या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा तो सबसे पहले वही प्रजातियां प्रभावित हो जाएंगी और उनको देख क्या बता सकते हैं कि कोई खतरा इन पर आया है या कुछ बदलाव हुआ है। ऐसी सुभेद प्रजातियां हैं, अगर कुछ भी दिक्कत हुआ तो सबसे पहले यही प्रभावित हो जाएंगे, तो इसी को क्या कहेंगे? सुभेद। तो ऐसे जीव जंतु जो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाए किसी भी परिवर्तन से या खतरे से, उसे सुभेद कहेंगे। इसके बाद है निकट संकट, यानी कि जो संकट के निकट है लेकिन अभी उस पर संकट नहीं है, लेकिन अगर उस पर ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में उस पर संकट आ सकता है। ये आपका नेक्स्ट सूची है जो निकट है संकट के। और नेक्स्ट है संकट मुक्त, यानी कि अभी इनकी संख्या, इनकी प्रजातियां बहुत हैं, इन पर अभी संकट नहीं है लेकिन इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके अलावा है आंकड़ों का अभाव। ऐसे बहुत सारे जीव हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनमें कितनी प्रजातियां हैं, ये इसके बारे में आंकड़ा ही नहीं होता है। ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आंकड़ों का अभाव, यानी कि हमारे पास उनके बारे में कोई खास आंकड़ा ही नहीं है। जैसे जल में कोई जीव हो और हम उसको जानना चाहें तो उसका टोटल आंकड़ा, उसकी प्रजातियों की संख्या का पता लगाना मुश्किल होता है। तो जिसका हमारे पास पर्याप्त आंकड़े ना हो वो क्या कहलाएंगे? आंकड़े के अभाव में। ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें इस सूची में रखा जाता है जिनके आंकड़े का भी अभाव है या हमें इनके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है, ये भी सूची है। इसके अलावा है अनाकलित, यानी कि जिसका आकलन ही नहीं किया गया है। एक आंकड़ा है, एक आकलन है, यानी कि अनुमान लगाना, जिसका अभी तक अनुमान ही नहीं लगाया गया है। ऐसी भी सूची है और ये 9वीं सूची है आपके IUCN की। भारत में आप देखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया है, इसके तहत 6 सूचियां बनाई गई है। इसमें 1 से लेकर के 4 की जो सूची है, इसमें जो भी जीव होंगे इनका आप अवैध शिकार नहीं कर सकते, इनका तस्करी या इनका व्यापार करना निषिद्ध है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन बने कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी सूची के जीवों का आप अवैध तस्करी, व्यापार या शिकार नहीं कर सकते। तो 1 से लेकर के 4 की सूची में जो भी जीव रखे गए हैं उनका अवैध शिकार, तस्करी और व्यापार निषिद्ध है। इसके अलावा जो आपका 5वां है, इसमें ज्यादा संख्या वाले जीव आते हैं और 6ठे में वनस्पतियों को रखा गया है। ये याद रखेंगे कि जो 6ठी अनुसूची है वन्य जीव संरक्षण का, इसमें वनस्पतियों को रखा गया है, वनस्पतियों को संरक्षण दिया गया है। तो आपको कुछ जीवों का नाम लिखना है कि ये कौन से लिस्ट में आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि संकटग्रस्त में कौन से जीव है, या जो आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है या आपके जो दूसरे जीव है ये कौन सी सूची में आते हैं, IUCN के या भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के कौन सी सूची में रखे गए हैं। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो 5वां जो है, इसमें जितने भी जानवर होते हैं ज्यादातर इसमें परजीवियों को रखा जाता है जो दूसरों पर आश्रित होते हैं और इनकी संख्या ठीक ठाक होती है, यानी कि इनको मारने के अगर कोई इनको नुकसान पहुंचाता है तो उस पर बहुत ज्यादा कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन 1 से 4 के जो सूची में रखे गए जो वनस्पतियां होंगी, अगर इनका अवैध शिकार या तस्करी या व्यापार किया आपने
तो इसके लिए आपको कड़े सजा मतलब जो है का प्रावधान किया गया है। और ये काफ़ी जो है ऐसा जैसे इसमें से एक जीव है सलमान खान जी ने किया है ना, वो क्या है, ये सूची 1 में रखा गया जीव है जो आपका राजस्थान का हिरन है ना। ऐसे जीवों को अगर आप कुछ करते हैं तो उसके लिए बहुत कठोर दंड आपको दिया जाएगा, पैसे भी लिए जाएंगे, साथ ही आपको जेल की सजा भी होगी। तो ये खतरनाक है। तो हेडिंग कर लीजिएगा IUCN व WPA के अंतर्गत शामिल जीव, यानी कि IUCN और WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत शामिल जीव। और इसमें पहला होगा आपका श्रेणी फर्स्ट, इसको गंभीर संकटग्रस्त भी कहेंगे, श्रेणी फर्स्ट गंभीर संकटग्रस्त। अगर भारत की बात करेंगे तो हम उसको श्रेणी फर्स्ट में रखेंगे, IUCN की बात करेंगे तो गंभीर संकटग्रस्त, ठीक है, यानी कि दोनों की ये पहली सूची है। इसमें आपका है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कहाँ पे पाए जाते हैं ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? भारत में राजस्थान में बड़े पैमाने पे मिलते हैं, लेकिन इनका जो इलाका है ये MP और गुजरात में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर ये कहाँ मिलेंगे? राजस्थान में। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। एक और है जेडान कार्सर, जेडान कार्सर, ये भी जीव है और ये आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र में मिलता है। इसके अलावा आपका साइबेरियन सारस, ये भी आपके सूची फर्स्ट और जो IUCN का है अति संकटग्रस्त में है, यानी कि अभी तक आप उसी में चल रहे हैं, उसी सूची में सबको लिखना है। ये आपका साइबेरियन सारस इसी में आएगा, जो कि राजस्थान के केरलादेव में आता है प्रजनन के लिए। इसके अलावा मालाबार सीवेट, मालाबार का कहाँ है? मालाबार सीवेट, ये भी आपका इसी सूची में है और ये पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मिलता है, खास करके कर्नाटक में। इसके अलावा है आपका घड़ियाल है, घड़ियाल, ये भी आपके सूची फर्स्ट और अति संकटग्रस्त में है। और ये भी ज्यादातर जो है चंबल नदी में पाए जाते हैं, चंबल अभ्यारण्य में इनकी उपस्थिति ज्यादा है। इसके अलावा अन्य भी नदियों में सोन, गंडक, गंगा, ब्रह्मपुत्रा यहाँ भी मिलते हैं ये। गुलाबी सिर वाले बत्तख भी इसी सूची में है, गुलाबी सिर वाले बत्तख। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट है बंगाल फ्लोरिकन, बंगाल फ्लोरिकन, इसकी उपस्थिति उत्तर प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, कंबोडिया, नेपाल यहाँ पाया जाता है। ये आपके गंगा के मैदानी क्षेत्र में, बंगाल में, म्यांमार में ये मिलेंगे गुलाबी सिर वाले बत्तख। बंगाल फ्लोरिकन ये भी इम्पोर्टेंट है, यूपी, असम, अरुणाचल, म्यांमार। हाँ। एक और नाम इम्पोर्टेंट है दो कुबड़ वाला ऊंट, दो कुबड़ वाला ऊंट, ये भारत में नहीं पाए जाते, लेकिन भारत के मतलब ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? लद्दाख के क्षेत्र में मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं लद्दाख के क्षेत्र में। दो कुबड़ वाले ऊंट। आपके यहाँ जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक कुबड़ वाले होते हैं, लेकिन ये दो कुबड़ वाले होंगे। इनकी जो बैक होता है, पीठ होता है, उस पर दो कुबड़ बने रहेंगे। तो ये ज्यादातर कहाँ मिलेंगे? ये कंबोडिया और इसके अलावा मिलते हैं ये मंगोलिया में मिलते हैं, चीन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इतना याद रखेंगे, ये इंडिया में सिर्फ लद्दाख में मिलते हैं और बहुत कम मिलते हैं, ज्यादातर ये दूसरे देशों में मिलते हैं। दो कुबड़ वाले जो आपकी ऊंट है। पिग्मी हॉग, ये भी आपके सूची 1 या अति संकटग्रस्त है, पिग्मी हॉग। और ये आपका दक्षिण जो बंगाल है वहाँ भी मिलता है, मानस अभ्यारण्य में भी इनकी उपस्थिति पाई जाती है, पिग्मी हॉग।
प्रजाति पिग्मी से पता चला, पिग्मी, हाँ, पिग की एक बहुत छोटी प्रजाति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संगाई या थामिन, ये हिरन की प्रजाति है। संगाई ऑब्लिक थामिन डियर, संगाई और थामिन, संगाई डियर कहिए या थामिन डियर कहिए, ये डियर की प्रजाति है, संगाई और थामिन। ये पाए जाते हैं ज़्यादातर मणिपुर और दक्षिण पूर्व एशिया में। ये मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। ये एग्जाम में आ चुका है कि भारत में जो संगाई डियर है या थामिन डियर है, ये कहाँ मिलता है? मणिपुर। क्या चीज़? संगाई चलिए आगे है, गंगा डॉल्फिन को तो जान ही रहे हैं, ये भी सूचीवन में और अति संकटग्रस्त जीव है, ये भी नोट रखेंगे। और ये आपके भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। इसके अलावा शेर जैसे पूंछ वाला जो है बंदर पश्चिमी घाट में मिलता है। पश्चिमी घाट में कौन से राज्य आते हैं? पश्चिमी घाट, हाँ, केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र, ये सारे आपके पश्चिमी घाट में आते हैं। तो यही पश्चिमी घाट में मिलता है शेर जैसे पूंछ वाला बंदर, ये भी इसी पहली सूची में है और अति संकटग्रस्त जीव है। नेक्स्ट है आपका नीलगिरी ताहर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु का राजकीय पशु है। और ये भी किसकी प्रजाति है? नहीं, हिरन की प्रजाति है, नीलगिरी ताहर। ताहर ये तमिलनाडु का राजकीय पशु है, नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास पाया जाता है। और आपका जो नीलगिरी पहाड़ी है 3 राज्यों में फैला है, ये भी याद रखिए, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसी के आसपास मिलते हैं नीलगिरी ताहर। सुनहरा लंगूर, ये भी इसी सूची में है और ये असम, त्रिपुरा, भूटान के क्षेत्र में पाया जाता है। सुनहरा लंगूर, ये गोल्डन कलर का लंगूर होता है। लाल पांडा जो है ये आपका, हाँ, ये असम के क्षेत्रों में या कहिए कि जो सिक्किम और भूटान है यहाँ पाए जाते हैं। ये बताइए, भौंकने वाले जो डियर हैं ये कहाँ मिलते हैं? भारत का जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे मिलते हैं भौंकने वाले डियर। हाँ, नहीं, ये है आपका लिस्ट कंसर्न, फर्स्ट श्रेणी में है इंडिया के, लेकिन लिस्ट कंसर्न है, यानी कि संकट के नजदीक है जो भौंकने वाले आपकी डियर है। तो कुछ खास नहीं है। जो आपका डिगोंग है ये वल्नरेबल में है, डिगोंग। चीता ये भी प्राकृतिक रूप से भारत में नहीं पाया जाता, लेकिन बाहर से ला करके अब इसका संरक्षण शुरू हो गया है। कुछ पौधे होते हैं जो कि आप देखेंगे जीवों का भक्षण करते हैं, वो ऐसा क्यों करते हैं? नाइट्रोजन की कमी होती, और ऐसे पौधे जिनमें नाइट्रोजन की कमी होती है ये कौन से इलाके में पाए जाते हैं? मैदानी क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, मरुस्थलीय क्षेत्रों में या दलदली क्षेत्रों में। नहीं, दलदली क्षेत्रों में, क्योंकि दलदल में ही क्या होती है, इन सारी चीजों की कमी होती है। हाँ बिल्कुल, और वो अपनी मतलब की जो जड़ें हैं वो मृदा से या नीचे से उन सारी चीजों को आपूर्ति नहीं कर पाती हैं। तो ये क्या करते हैं, इसकी पूर्ति करने के लिए
अपनी पत्ती को ही जो है बंद कर लेते हैं। इनकी पत्तियों से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिस पर कीटे जब बैठते हैं तो चिपक जाते हैं, और फिर ये क्या करते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं अपने माउथ को, और फिर उन कीटों को उनके अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसको ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारे बड़े पौधे भी हैं जो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए नर का भक्षण करते हैं, यानी कि इंसानों को भी वो पा जाएंगे तो अपनी जो लताएं होती हैं, जो बॉन्ड जिसको कहते हैं, उसमें वो लपेट लेती हैं और फिर उससे जो भी पोषक पदार्थ होता है उसको खींच लेती हैं। और ऐसे ये अफ्रीका की अफ्रीका के जंगलों में मिलते हैं। नर-भक्षी पौधे हैं, इंसानों को भी ये कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। अफ्रीका के जंगलों में मिलते हैं, ये हर जगह नहीं पाए जाते। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि अभी वहाँ की जितने भी खनिज संसाधन हैं, जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, प्रजातियाँ हैं, उनको ढूंढा नहीं जा सका है या उन पर रिसर्च नहीं हो पाया। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी अंधकार में हैं, इसीलिए इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है। दुनिया की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ जो है वो अफ्रीका में है। हालांकि देखिए विश्व में अफ्रीका मतलब ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर सबसे पहले मानव की जो जाति है, जो नस्ल है, जो फंगस है, उनका प्रादुर्भाव हुआ, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। और अमेरिका, उत्तरी अमेरिका जैसे जो देश है, यहाँ पे मानव बहुत लेट में पहुँचे और वो सबसे आगे, हाँ, वो नई दुनिया बन गई। तो ऐसे ही है। अच्छा बताइए, कोई भी पौधा, मैंने एक दिन बात की थी कि किसी भी क्षेत्र को हॉट स्पॉट घोषित करने के लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। पहला स्थानिकता, यानी कि वहाँ की जो प्रजातियाँ हैं वो स्थानीय हो, वो देसी हो। दूसरा, उन पर संकट होना चाहिए। अगर संकट है, स्थानिकता है, तो वो हॉट स्पॉट घोषित किया जाएगा। तो आप किसी पौधे को कैसे बता सकते हैं कि यहाँ का स्थानीय है या नहीं? जैसे मान लीजिए आपने कोई गार्डन बनाया और वहाँ पे ला करके तरह तरह के पौधों को लगा दीजिए, तरह तरह के जीव जंतुओं को बसा दीजिए, एक झील बना दीजिए और उसको खूब सुंदर सा तैयार कर दीजिए, जैव विविधता वाला इलाका, और फिर उसमें संकट आए और उसको आप क्या हॉट स्पॉट घोषित कर देंगे? नहीं, क्योंकि वहाँ प्रजाति में स्थानिकता नहीं है। स्थानिकता कैसे पता चलता है किसी प्रजाति का? जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो स्थानीय। जनसंख्या और क्षेत्रफल और कुछ उसके विकास के उत्पादन कैसा होगा, जैसे उस क्षेत्र में कितना डेवलप हो रहा है, कितना क्षेत्र में विदेश से ना आए। हाँ, तो विदेश से ना आए हो तो सबको पता है, तभी देसी, वो तो डिस्टर्ब करेंगे। लेकिन वो स्थानीय है, ये घोषित करने के लिए कौन से पॉइंट्स आपको मदद करेंगे? जैसे आप कहीं स्टडी करने गए और आपने वहाँ पर स्टडी किया, तो आप किस आधार पे कह देंगे कि ये यहाँ का स्थानीय प्रजाति है, विदेशी नहीं है? मैम, औरों से लक्षण कुछ मिलता होगा। ऐसा है क्या? आप ऐसा थोड़ी है कि विदेश आए तो पूरे होंगे, अनुकूल होगा, वहाँ के वातावरण के अनुकूल। ये तो कहने वाली बातें बच्चे, जैसे अनुकूलन तो हर कोई कर लेता है एक टाइम, मतलब नहीं कर पाता तो सदा नष्ट हो जाता है। तो अनुकूलन करेगा तभी वहाँ पे स्टैब्लिश होगा, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि यहाँ की स्थानीय खास है? अधिक मात्रा में चीजें विकसित होंगी, जैसे उस तरीके की और भी चीजें हम देखेंगे। जैसे मान लीजिए जिस तरीके का हम उद्यान लगा चुके हैं, बाग बगीचा, उस तरीके से आसपास और भी देखेंगे कि यहाँ इस तरीके के पेड़ पौधे हैं, तो इससे भी पता चलेगा कि यहाँ की संख्या और प्रजातियाँ, संख्या प्लस प्रजातियों का हम अध्ययन करके जान पाएंगे कि यहाँ की स्थानीय प्रजाति है या नहीं है। क्योंकि जो स्थानीय प्रजाति होगी उसकी संख्या के साथ साथ उसकी बहुत सारी प्रजातियाँ होंगी। जैसे आपके यहाँ दूब घास है तो उसकी बहुत सारी प्रजातियाँ मिलेंगी, मोटे आकार की, छोटे आकार की, पतले आकार की, व्हाइट कलर की, डार्क कलर की, ऐसे बहुत सारी प्रजातियाँ मिलेंगी। जैसे धान जो है वो इंडिया की अपनी देसी प्रजाति है, तो धान की जो मेन इलाका है ये माना जाता है कि छत्तीसगढ़ है, उसी को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो अकेले छत्तीसगढ़ में ही धान की सैकड़ों प्रजातियाँ हैं, तो वहाँ पे यानी कि वहाँ की प्रजाति है, तो वहाँ पे क्या होगा, उसकी बहुत सारी प्रजातियाँ मिलेंगी। तो उनकी प्रजातियों की संख्या के आधार पर बताया जाता है कि स्थानीय है। जैसे भारत में आलू क्या है, स्थानीय है ये?
विदेशी है, पुर्तगाली लाए हैं आलू को। आम का कलम विधि जो है, कलम विधि लेके आए हैं कि कैसे कलम करके हम नई नई प्रजाति डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपके आम में एक प्रजाति जिसमें बीज नहीं पाया जाता, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन से प्रजाति में आम के बीज नहीं होता, वो सीडलेस होता है। अब हम ज़्यादातर विदेशों को निर्यात करते हैं। हाँ, सिंधु है, बिल्कुल सही है। कभी कभी पूछ लेता कि आम्रपाली या अल्फांसो किसके संकर से बना हुआ आम, या नीलम किसके संकर से बना है, ये सब भी क्वेश्चन, ये सब भी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको ज्योग्राफी में पढ़ने को मिलेगा। तो बात हो रही थी स्थानीय, जैसे तंबाकू, आलू, टमाटर, मिर्च, लाल मिर्च, ये सब क्या है, इंडियन से नहीं है, ये विदेशी है। मक्का हो गया, ये भी विदेशी है। अनानास हो गया, पपाया हो गया, ये सब आपके क्या है, लीची, ये सब आपके विदेशी है, इंडियंस नहीं है ये। लेकिन आपकी जो अमरूद है, आंवला है, आपका चाय भी कहाँ का है, चीन का है, चीन का है। तो ये जो विदेशी होंगी ना, उनकी आपको बहुत ज़्यादा प्रजाति देखने को नहीं मिलेगा। अब आप ये सोचिए कि अनुसंधान करके उसकी बहुत सारी प्रजातियां बना दे, तो ये तो पता चल जाएगा ना कि हाँ, ये अनुसंधान के द्वारा बनी प्रजाति। नेचुरली उनकी जब बहुत सारी प्रजातियां होंगी तो वो क्या होंगी, आपकी स्थानीय होंगी। जैसे मटर वगैरह क्या है, ये आपकी जो मटर है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग उपयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मटर, ये सारे खरबूज, तरबूज, ये सारी खजूर जो है, ये आपका आया है अरेबियन कंट्रीज से, ठीक है। खजूर नहीं, अरेबियन कंट्रीज से आया खजूर इंडिया में, और वो भी मोहम्मद बिन कासिम जब आए थे तो उन्होंने सबसे पहले खजूर की खेती सिंध के क्षेत्र में जो है किया था। तो खजूर भी आपका अरेबियन कंट्रीज का, आपको पता ही होगा, ये शुष्क क्षेत्रों का है, ये कम पानी में रहने वाला जो है पौधा है। तो बहुत सारे जो पौधे हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपके क्या है, विदेशी हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कुछ पौधे होते हैं जो कि कीटों का भक्षण करते हैं नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए, और बड़े पौधे भी होते हैं। कुछ क्वेश्चन है, आप बताएं जरा, देखते हैं कि इससे आपको क्या क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित क्वेश्चन में, मतलब पॉइंट्स में से कौन से कथन सही है। पहला है, हाथियों के समूह का नेतृत्व मादा करती है। हाथियों की अधिकतम गर्भावधि 22 माह तक होती है, यानी कि 22। और तीसरा है, सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता है। और चौथा है, भारत के राज्यों में हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरल में है। हाँ, तो आपका है कि भारत के राज्यों में, हाँ, तो आपका पहला दूसरा है, बताइए। हाँ बिल्कुल, पहला दूसरा तीसरा है, या तीनों है, या कोई नहीं। नेक्स्ट बताइएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। दूसरा, पहले सब सुन लीजिए फिर डिसीजन लीजिएगा। एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं। दूसरा, 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। तीसरा, 1 सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। अब ऊंट में है केवल 1, केवल 2, केवल 1 3 और केवल 1 2 3। देखिए, कुबड़ वाला जो जो ऊंट है, मुझे पता भी है कि सिर्फ लद्दाख में बहुत कम मात्रा में मिलता है, बाकी अन्य देशों में मिलता है। जो आपका 1 सींग वाला गैंडा है, आपने सुना होगा भारत में या असम के क्षेत्र में, लेकिन इसकी संख्या आसपास के जो दक्षिण पूर्व के देश हैं, म्यांमार, कंबोडिया, यहाँ भी मिलता है। उस 1 सींग वाला गैंडा से भारत में ही नहीं मिलता, ये आसपास के अन्य देशों में भी मिलता है। इसलिए आपका तीसरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वल्ली
पॉइंट आपका सही है। नेक्स्ट है आपका यदि आप घड़ियाल को उसके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे उचित रहेगा? ऑप्शन में है पुलिकट झील, दीपोर झील, चंबल नदी। चंबल नदी में घड़ियाल बहुत ज्यादा पाई जाती है और चंबल अभ्यारण्य के नाम से अभ्यारण्य भी बना है। नेक्स्ट है आपका भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की अधिक संभावना है। हॉर्नबिल आपको भारत में कहाँ मिलेंगे? तो पहला है उत्तर पश्चिम भारत के रेतीले मरुस्थल में, दूसरा जम्मू कश्मीर के हिमालयी क्षेत्रों में, तीसरा पश्चिमी गुजरात के लवण युक्त कच्छ क्षेत्र में और चौथा पश्चिमी घाट। फर्स्ट वाला हाँ सही है। नहीं पहला वाला नहीं, पहला आप रेगिस्तान बता रही हैं। मैंने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नहीं कहा है, मैंने कहा कि ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। बस्टर्ड ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। जो हॉर्नबिल है ये पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पश्चिमी घाट में आपके कई राज्य आते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें या किनमें सिंहपुच्छ बंदर पाए जाएंगे? और आपके पास मुझे बताना है। तमिलनाडु है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है। आपको बताना है कि आपके इनमें से किन किन राज्यों में केरल पश्चिमी घाट में जितने राज्य आएंगे ये सब जगह मिलेंगे। आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट का है, तो आंध्र प्रदेश से हट जाएगा। बहुत आसान था। नेक्स्ट है आपका, ये आपको कूट मिलाना है। एक तरफ है चिंकारा और है फ्लाइंग गिलहरी है, टूना चेस्टनट है, एशियाई शेर है। इसको लिख लें, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिए कि जो एशियाई शेर है ये प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाए जाते हैं और इसके पीछे क्या रीजन है? भारत जो है ये अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग हुआ है और जो शेर भारत में मिलते हैं जिनको एशियाई शेर कहा जाता है ये सिर्फ भारत में मिलते हैं और वो भी गुजरात के गिर में मिलते हैं। अन्यथा ये एशिया में और नहीं मिलते, कहीं ये अफ्रीका में मिलते हैं क्योंकि अफ्रीका से ही ऐसा माना जाता अलग हुआ है, तो वहीं से यहाँ पे गुजरात में आ गए हैं या जब वो सटा हुआ था तो गुजरात वाले इलाके में थे और फिर वो अलग हो गया। ऐसा जियोग्राफिकल दृष्टिकोण से माना जाता है। तो एशिया में और कहीं एशियाई शेर नहीं मिलेंगे, एकमात्र गुजरात के गिर के जंगल यानी कि भारत में मिलते हैं। तब तो गलत हो जाएगा क्योंकि अफ्रीका में मिलते हैं। तो आपका है चिंकारा है, चिंकारा, और जो दूसरा जो है ये है फ्लाइंग गिलहरी। गिलहरी जानते हैं? फ्लाइंग गिलहरी है। और इसके बाद है तीसरा टूना चेस्टनट है, टूना चेस्टनट। अब आपको पूर्व में है, दूसरी तरफ जो राज्य है इसमें है उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये क्षेत्र है उत्तर क्षेत्र। इसके अलावा है भारतीय मरुस्थल और पश्चिमी घाट।
से ऐसे आप करना चाहते तो कर सकते हैं। पा से पश्चिमी घाट है, ये फ्लाइंग पा से थोड़ा मैच करता है, तो इससे कर सकते हैं। ये सब आपके मोस्टली चिड़िया की प्रजातियां हैं। हालांकि चिंगारा जो है ये तो आप जानते हैं हिरण की प्रजाति है। हाँ, उत्तर पूर्वी राज्यों में नहीं, सभी तो नहीं उड़ते क्योंकि शेर है। ये फ्लाइंग, हाँ, गिलहरी जो है ये उड़ती है, जो कि पश्चिमी घाट में। देखिए जहाँ पे जैव विविधता होती है ना, वहाँ पे विचित्र तरह के जीव पाए जाते हैं। आपने 2-3 उदाहरण देख लिया, शेर जैसे दिखने वाले वहाँ पे बंदर होते हैं, उड़ने वाली गिलहरी होती है। ऐसी बहुत खूबसूरत जीव जंतु वहाँ पे अक्सर आप देखेंगे। मेढक की नई प्रजाति पश्चिमी घाट में मिली, छिपकली की नई प्रजाति मिली। वहाँ पे जो है इस तरह के जीवों की नई प्रजातियाँ वहाँ मिलती रहती हैं, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन भी बन जाता है। हाँ बिल्कुल, देखिए भारत में कहाँ मिलता है ये। अब इसके अलावा विश्व में और भी जगह मिलते हैं, लेकिन इंडिया की जब बात होगी तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से मांसाहारी पौधों के उदाहरण हैं? ऑप्शन नंबर 1 में है सनड्यू वीनस फ्लाइंग ट्रेप और खटपर्णी पादप, 2 ऑप्शन ए में है। तीसरा है अमरबेल और रैफ्लेसिया, अमरबेल और रैफ्लेसिया। तीसरा है चंदन वृक्ष और घटपर्णी, और चौथा है अमरबेल और बैडलर वर्ट। तो कौन से पौधे हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं या मांसाहारी हैं? अमरबेल जानते हैं, परजीवी होता है। अमरबेल आम का पेड़ देखे हैं, उसमें जो पंछा जैसे हो जाता है ना, गाँव में लोग कहते हैं कि उसमें उसमें केले जैसे झोपे में उसके फल होते हैं, रेड कलर के, बहुत खूबसूरत होते हैं। उनकी जो जड़ें होती हैं गांठ नुमा संरचना बना के आम की टहनियों में अपनी जड़ों को जमाए रहती हैं। उनको बार बार तोड़िए, वो बार बार निकल आते हैं, और वो जो है पौधे से आम से खनिज लवण भी प्राप्त करेंगे, पानी भी प्राप्त करेंगे, सहारा भी प्राप्त करेंगे, और आम को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। आम को इससे कोई फायदा नहीं होता, लेकिन उनको फायदा होता है। वो अमरबेल होते हैं आम, ठीक है। तो आपका क्या, वो क्या कीट खाते हैं? नहीं खाते। तो कौन सा होगा फिर? घटपर्णी तो सबको पता है, उसके अलावा देखिए सनड्यू वीनस फ्लाई ट्रेप, ये है, देख लीजिए सनड्यू वीनस। एक ही पौधा है ये, सनड्यू वीनस फ्लाई ट्रैप। ट्रैप मीन्स क्या होता है? जाल, तो उसी में फंसा देते हैं। और दूसरा घटपर्णी, तो ये दलदली क्षेत्रों में ज्यादातर होते हैं पौधे, उसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। भारत में कहाँ पाए जाते हैं घटपर्णी? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भारत में घटपर्णी पौधे कौन से राज्य में मिलेंगे? तो वहाँ पे ऑप्शन देखना होगा, लेकिन इनकी जो ज्यादा संख्या है वो मिलता है आपका मेघालय में। मेघालय में टीपाकार पहाड़ियाँ, सबसे ज्यादा पानी वहाँ बरसता है। तो ये जो है ज्यादातर कहाँ मिलती है? मेघालय में मिलती है, नमीयुक्त भूमि में। एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो याद रखेंगे मेघालय। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? विचार कीजिए। पहला है IUCN द्वारा रेड डाटा बुक का प्रकाशन वैश्विक प्रजाति कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड स्पीसीज प्रोग्राम तथा प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के साथ मिलकर किया जाता है। यानी कि IUCN जो भी डाटा जारी करता है उसमें प्रजाति विविधता जो आयोग है ये भी मदद करता है, साथ ही जो आपका प्रजाति उत्तरजीविता आयोग है ये भी मदद करता है। तो ये
कथन सही है। ये याद रखिए कि IUCN अकेले रिपोर्ट जारी नहीं करता, उसकी मदद प्रजाति विविधता आयोग भी करता है और प्रजाति उत्तरजीविता आयोग भी करता है। उत्तरजीविता मीन्स जानते हैं क्या होता है? उत्तरजीविता यानी कि जो मतलब एक होता नहीं है जीने की या कहिए कि आदर्श अनुकूल स्थिति किसी के पास हो तो वो किस तरह से अपना जीवन सर्वाइव करेगा। तो ये दोनों आयोग मदद करते हैं IUCN की। तो इम्पोर्टेंट है, पहला हम आपको बता दे रहे हैं सही है। ये सब उसके सहयोगी, इनका अपना मुख्यालय नहीं है, लेकिन ये छोटे आयोग, जैसे ये आयोग है, आयोग मतलब जानते हैं एक समिति विशेष जो जैसे प्रजातियों की विभिन्न तरह के फील्ड की अलग अलग आयोग बने हैं, वो आयोग भी इसकी मदद करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है, IUCN की लाल सूची में प्रजातियों की स्थिति के अनुसार कुल 8 श्रेणियों में रखा जाता है। 9 श्रेणियों में रखा जाता है प्रजातियों की स्थिति के आधार पर, संख्या, उन पर खतरा कैसा है, उनकी भौगोलिक स्थिति कैसी है, ओवरऑल मिलाकर के 9 सूची है। तीसरा है, रेड डाटा बुक में केवल जंतु प्रजातियों को सम्मिलित किया जाता है। इसमें वनस्पति भी होंगे, ये IS का क्वेश्चन है। और चौथा है, IUCN का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, सेकंड गलत है। हाँ, और इसके अलावा फोर्थ सही है। और तीसरा तीसरा है, IUCN